अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले यूपीएससी एग्जाम में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी पीवाईक्यू ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, हमारे पिछले यूपीएससी एग्जाम में जो पूछे गए थे, जो 2021 में जो पेपर हुआ था, वो सारे के सारे पीवाईक्यू हम देखेंगे, उनको डिकोड करेंगे, एक पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे कि आयोग क्वेश्चन पूछता कहाँ से है और क्या पॉसिबिलिटी है कि आयोग आगे चल के क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। ये हमारी दूसरी वीडियो है। इसकी पहली वीडियो में भी आप देख सकते हो जो 12 और 13 नवंबर को जो पेपर हुए थे, ठीक है, 2 शिफ्ट में जो पेपर हुए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 14 और 15 नवंबर को जो पेपर हुए थे उनके क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको डिकोड करेंगे, पैटर्न बनाएंगे और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखेंगे। मेरा नाम है मोहक सिंह और मैं स्वागत करता हूं हमारी इस पीवाईक्यू सीरीज में, प्रहार में। ठीक है, ये हमारी पूरी टीम है जिसको मैं आपको एंड में बता दूंगा। अब बिना देरी कर दे चलिए शुरू करते हैं। आज हमें क्वेश्चंस देखने हैं जो 14 और 15 को आए थे। देखो, पिछली बार मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, ठीक है, 12 और 13 नवंबर में जो शिफ्ट हुई थी, उसमें लास्ट क्वेश्चन ये दो थे। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार उन्होंने सिर्फ ईयर पूछ लिया था और थोड़ा फिर डीप में जाके पूछा था, जो कि हमारे जिला कलेक्टर से रिलेटेड था। जो 14 तारीख को जो शिफ्ट हुई थी उसमें उन्होंने देखो कैसे क्वेश्चन पूछा था, इसी सेम एक्ट पर, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट पर। उन्होंने ये बोला था कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट का, वो ये है कि उसको इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करना है विक्टिम्स के लिए हु सफर फ्रॉम एक्सीडेंट्स। वो कौन से ऐसे विक्टिम्स हैं, अगर कुछ डैमेज हो जाता है उनको, किस वजह से उनको डैमेज हुआ, तो वो डैमेज उन्होंने पूछा था, वो एक्सीडेंट्स उन्होंने पूछे थे, किस वजह से वो एक्सीडेंट होता है। तो जो हमारे खतरनाक पदार्थ होते हैं, जो हाजार्डस सब्सटेंस होते हैं, अगर उनकी वजह से कोई एक्सीडेंट होता है तो उनको, विक्टिम को हमारे इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करा जाएगा। किसके तहत? ये पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के तहत। ठीक है, तो ये सवाल उन्होंने पूछा था। आपने देख लिया किस तरीके से शिफ्ट में ही कैसे उन्होंने सिर्फ एक फैक्चुअल सवाल पूछा, उसका दूसरा प्रोविजन पूछा, फिर उसका ऑब्जेक्टिव पूछ लिया। राइट, बढ़ते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। ये सीधे सीधा डैम से डायरेक्ट क्वेश्चन था कि महानदी बेसिन में कौन सा डैम है। राइट, इस पूरी का मतलब यही निकलता है कहाँ पे बिल्ड है। तो इसका जो जो हमारे महानदी का जो बेसिन है, वहां पे हीराकुद डैम है, ये उड़ीसा में है सिचुएटेड। ठीक है, अब देखो डैम से क्वेश्चन आया है, तो क्या पता इस बार बाकी जितने भी डैम्स हैं हमारे इंडिया में वहां से पूछ लें। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स कर दिए हैं। ये रहा हीराकुद डैम, ठीक है, यहाँ से महानदी रिवर है पूरी हमारी, ये रहा उड़ीसा। अब मैं आपको बता देता हूँ जो दूसरे डैम से जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे उरी वाला डैम है, ठीक है, बगलीहार डैम है। राइट, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है दोनों। अगर मैं हिमाचल प्रदेश में आ जाऊं, ठीक है, और पंजाब के बॉर्डर पर आ जाऊं, तो क्या है, भाखरा नंगल डैम है। अगर मैं उत्तराखंड में आ जाऊं तो टिहरी डैम है, धौली गंगा, ठीक है, राम गंगा, ये हमारे सारे यहाँ पर है। अगर आपको इनकी लोकेशन भी पता है ना कि ये किस स्टेट में है, तब भी आप थोड़ा कर जाओगे। ठीक है, ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके पहुंच जाओगे। देखो यार, गांधी सागर डैम एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पर, अगर आपको दिख रहा होगा। राइट, सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर बहती है यहाँ पर, उसके ऊपर है गुजरात में। उकाई डैम दिख रहा होगा। एमपी की बात करूं, बरना डैम है, इंदिरा सागर डैम है। इसके आप स्क्रीनशॉट लेते चलो। राइट, महाराष्ट्र में आ जाओ, ये भत्सा और वैतरना होगी, दोनों रिवर्स हैं, यहीं पे डैम बना रखा है। मूला डैम है, कोयना डैम है। ठीक है, हैदराबाद में आ जाओ, यहाँ हैदराबाद है, ठीक है, निजाम सागर है, वैसे तेलंगाना है ये। और अगर कर्नाटका में आओगे तो तुंगा भद्रा डैम है, कृष्ण राजा सागर डैम है। नीचे आ जाओ केरला और तमिलनाडु में, केरला में मलमपूजा है, पराम्बीकुलम है, इडुक्की है, मुल्ला पेरियार डैम है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तमिलनाडु में आ जाओ, मेट्टूर डैम है और वैगई डैम है। अभी कुछ डैम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा में इंद्रावती भी है एक और। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहते हैं बाकी एग्जाम में, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, ठीक है, बाकी यूपी ट्रिपल एससी के पेपर हो गए, वहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे रिहंद डैम से कई बार क्वेश्चन आया, ये मैथोन डैम झारखंड में जो है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया। तो आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले लो, और काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि इस बार डैम से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारे मत पढ़ना, जो हाईलाइट्स कर रखे हैं वही पढ़ लेना, उनसे काम चल जाएगा। अब और दूसरा जो सवाल देखते हैं हम, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया पूछा गया था। तो उस वक्त कौन था? वेस्ट बंगाल था, अभी भी वेस्ट बंगाल ही है। अब चावल के ऊपर पूछा था उन्होंने कि प्रमुख उत्पादक कौन है। अब क्या पता इनके ऊपर पूछ ले भाई, गेहूं के ऊपर पूछ ले तो पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश है। ठीक है, शुगर केन के ऊपर पूछ लो, उसमें भी उत्तर प्रदेश है। कॉटन, डेक्कन वाला जितना एरिया है हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू, उसमें गुजरात है। ठीक है, वहाँ कॉटन में हमारा गुजरात लीड करता है। दालों में तो पता ही है एमपी करता है। ठीक है, दालें और ऑयल सीड्स, तिलहन और दालों में। कोर सीड्स, मोटे अनाज वाले राजस्थान में, पता होगा आपको।
टी में कौन करता है, उसमें वेस्ट बंगाल करता है, कॉफी में कर्नाटका करता है, और रबर में करता है केरला। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बड़े आराम से। ठीक है, बढ़ते हैं उस पर। अभी एनवायरनमेंट का सवाल था, देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन से पूछा था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे जीव होते हैं, जब वो न्यूट्रिशन लेते हैं हमारे किससे, डेड और डिकेइंग मैटर से, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम मृत पोषित पोषण। ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें फंजाई बैक्टीरिया ब्रेड के मोल्ड पे, ठीक है, वहां से अगर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं हमारा आपका मृत पोषित। जो मरे हुए जीवों से, मैटर से, ठीक है, तो जीव होते हैं हमारे, वो डेड और डिकेइंग मैटर से जब पोषण लेता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मृत पोषित। अब बाकी की तीन है, ये भी देख लो। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, जो सर खुद का खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह हो गए, ठीक है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, रोशनी आएगी, सूरज की रोशनी आएगी, वहां से खाना बनाएंगे फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। स्वपोषी। हीटोट्रॉपिक, जो ये प्लांट्स खाना बनाते हैं, ये खा लेते हैं इनको, ठीक है, जानवर आ गए, हम आ गए, हेटरोट्रॉपिक आ गए, हम इनको खा लेते हैं, तो हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। अब ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, ये होता है परजीवी, मतलब ये होस्ट के ऊपर रहेगा, उससे न्यूट्रिशन लेगा, लेकिन उसको नुकसान भी पहुंचा देगा। तो ये तो दो तो मेंटेन हो, मतलब मेन होते होते हैं, ये जो होता है ना, ये अलग पार्ट में आ जाता है, पर ये भी अब यहाँ पर दे रखा था इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, देखो रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, जो मेरी पिछली वीडियो थी इकोनॉमी वाली, उसमें मैंने सारी रिपोर्ट कवर कराई है आपको, कौन पब्लिश करता है उनको, ठीक है, वो सारी की सारी मैंने वहां पर कवर करा रखी है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, यहाँ क्वेश्चन आ गया था, वो कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये भी इन्वायरमेंट का सवाल था। मीना मार्टा डिसीज बहुत सुनते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऐसे यूपी पीसीएस में भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो वाज कॉज ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो उनसे पूछा था, ये दे रखे हैं कौन कौन से, उसमें लेड है, आर्सेनिक है, कैल्शियम है, मरकरी। तो इसका सही उत्तर जो था मरकरी था। मरकरी की वजह से मीना मार्टा डिसीज होती है, और इसमें भी स्पेसिफिक जाओगे तो मिथाइल मरकरी होती है, उसकी वजह से डिसीज होती है। कहाँ पे, कौन सी जगह है ये, मीना मार्टा पे, जगह के नाम पे डिसीज का नाम रख दिया, जापान में ये जगह है। ठीक है, इंडस्ट्रीज जितना भी पोल्यूशन होता था वहां पे, अगर जापान की बात करूं, तो वो सारा का सारा समुद्र में डायरेक्टली डंप करती थी। ठीक है, जितना भी वेस्ट था उनका, और उस वेस्ट के अंदर था क्या, मिथाइल मरकरी थी। ठीक है, अब वो मिथाइल मरकरी गई समुद्र में थी मछलियां, मछलियों ने उन्हें खाया, अब वो कंटेमिनेट हो गई, अब उन मछलियों को फिर इंसानों ने खाया, तो फिर ये सारी फैल गई जितनी बीमारी थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मीना मार्टा डिसीज थी, एम से मीना मार्टा और एम से है तुम्हारा मरकरी, तो पता हो किसकी वजह से होती है, मरकरी की वजह से होती है। अब ऐसी लेड होती है हमारी, ठीक है, लेड की वजह से लेड पॉइजनिंग होती है, जिसको हम प्लम्बिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी बोलते हैं, सैचुरनिज्म भी बोल देते हैं। तो किस में होती है, बच्चों में होती है सबसे ज्यादा ये। तो लेड की भी पता हो, आर्सेनिक का पता हो, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन की वजह से होती है। क्या बोलते हैं इसको, आर्सेनिकोसिस, आर्सेनिकोसिस। ठीक है, ये स्किन के ऊपर होती है, धब्बे पड़ वगैरह पड़ जाते हैं, स्किन कैंसर तक की नौबत आ जाती है। अगर मैं इंडिया में पर्टिकुलर बात करूं, तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में इसके केसेस देखे गए हैं। दो हमारे और हैं, कैडमियम की वजह से कौन सी होती है और नाइट्रेट की वजह से कौन सी होती है। इसमें सवाल देखने को मिल सकता है, तो प्लीज इसको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो अभी भी। कैडमियम की वजह से होती है इटाई डिसीज, ये भी जापान में देखे गए थे इसकी केसेस। इटाई का मतलब क्या होता है, इट हर्ट्स, मतलब दुखती हैं चीजें। क्या दुखती हैं, आपके हड्डियों में बहुत भयंकर पेन होता है इसकी वजह से। कैडमियम की वजह से इटाई डिसीज होती है, हड्डियों में तुम्हारा दर्द होता है। ठीक है, तो पता याद रखना इसको, कैडमियम की वजह से इटाई। नाइट्रेट की वजह से जो डिसीज होती है उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब ये भी देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, और ये भी देखने को मिल जाएगा, दोनों नाम दे के पूछ सकता है, मीथेमोग्लोबिनीमिया और ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, स्किन ब्लू पड़ जाती है बेसिकली, बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करती है। नाइट्रेट से बनता है नाइट्राइट, और वो नाइट्राइट क्या है, हमारी हीमोग्लोबिन में चला जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से जो पूरा कलर होता है बेबी का ब्लू होने लगता है। तो इसी वजह से उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, अब ये पढ़ लिया, अब दो कॉन्सेप्ट और समझ लो जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। इसका क्या मतलब है, जब एक ही ऑर्गेनिज्म में ये टॉक्सिन के लेवल जो होते हैं बढ़ते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं, कोई एक टॉक्सिन उन्होंने खा लिया, एंटर हो गया, अब उसका कंसेंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। अब मान के चलो प्लांट में था वो टॉक्सिन, उस प्लांट को खा लिया ग्रास होपर ने, उस ग्रास होपर को खा लिया किसी बर्ड ने, अब उन बर्डों को ये भाई साहब खा के बैठे हैं, तो ये क्या हो गया, मैग्नीफाई हो गया, ये बड़े लेवल पे चीज चली गई, ये पूरी की पूरी जो हमारी फूड चेन थी उसमें एंटर कर गया। फूड चेन में जब एंटर कर जाता है तो उसको बोलते हैं हम बायो मैग्निफिकेशन। जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर था तब हमने उसको बोला था बायो एक्यूमुलेशन, और जब फूड चेन के थ्रू
डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में चला गया, तो हमने क्या बोल दिया इसको, बायो मैग्निफिकेशन। तो आपको पता होना चाहिए ये भी। अब देखो ये भी काफी इजी सवाल पूछा था कि जो रेड क्लिफ लाइन है वो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में है, तो वो पाकिस्तान के साथ है। मैंने यहाँ पे आपको और अच्छे से दिखा दिया है। पिछली बार पाकिस्तान के साथ पूछ ली थी, अब अगर अफगानिस्तान के पूछे, चाइना के साथ पूछे, किसी के साथ पूछे, तो आपको पता होगी कि उस लाइन का नाम क्या है। जैसे पाकिस्तान के साथ जो लाइन है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। जो चाइना है उसके साथ कौन सी है, मैकमोहन लाइन। तो याद कैसे रखोगे, देखो सी आ रहा है ना इसमें मैक में, ठीक है, तो सी फॉर चाइना। और जो अफगानिस्तान के साथ है उसके साथ कौन सी लाइन है हमारी, दुरंद लाइन, यहाँ पे छोटी सी को ब्लू कलर में जो है। ये भी पता होना चाहिए सबसे लंबी लाइन कौन सी है, सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ इंडिया बनाता है, तो वो ये तीनों नहीं है, ये है बांग्लादेश हमारी, ठीक है, लार्जेस्ट। इसके साथ हमारे इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। कौन सी इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे लॉयंस भी हैं, टाइगर्स भी हैं, कैसे उनके प्राकृतिक आवास में रखते हैं उनको, तो वो कौन सी ऐसी कंट्री, तो हमारी इकलौती हमारी कंट्री कौन सी है, इंडिया। हमारे पास टाइगर्स भी हैं, लायंस भी है, और हम उनको उनको प्राकृतिक आवास में रखते हैं, ठीक है। अब देखो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से सवाल आया था। अब ये इन्वायरमेंट का भी सवाल है, ये हमारे इकोनॉमी का भी सवाल है, तो इंटीग्रेटेड सवाल है। अब इसीलिए मैंने ज्योग्राफी इन्वायरमेंट इकोनॉमी का मुद्दा पूरा का पूरा मैंने संभाला है कि इसको मैं खत्म कराऊंगा, ठीक है। तो कुछ सवाल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, कुछ यहाँ से जो एक दो छूट जाते हैं मैं वो आपको वहाँ कवर कर दूंगा, लेकिन ज्योग्राफी इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा मैं ही, ठीक है। तो एक भी सवाल आपको छूटेगा नहीं। बहुत सिंपल सा सवाल था कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, जो उसका कॉन्सेप्ट है वो किसने प्रमोट किया था इंडिया के अंदर, तो किसने किया था, वो सुभाष पालेकर साहब ने किया था, ठीक है। ये केमिकल फ्री फार्मिंग की बात ज्यादा करते हैं, तो नॉर्मल याद रख लो कि कौन एसोसिएटेड है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से, तो वो है सुभाष पालेकर जी। और जो नाम दे रखे हैं एक बार उनको देख लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है क्या, क्योंकि ये नाम सिमिलर है, मैंने पिछली वीडियो में भी कवर कराए थे, ठीक है। नहीं देखा तो जाकर देख लो, ये भी देख लो और यहाँ पे भी देख लो। जो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं तो इनको फादर बोलते हैं किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का, वर्ल्ड के लेवल पे। इन्होंने HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को डेवलप किया था, ठीक है, वर्ल्ड के लेवल पर, तो इनको फादर बोला जाता। और जो वो सीड्स थे HYV सीड्स, वो इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, चेंज करके किसने अडेप्ट किया था, वो थे MS स्वामीनाथन जी। तो इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है। ये वर्ल्ड के लेवल पर है, ये इंडिया के लेवल पर है। तीसरा नाम ये है वर्गीस कुरियन, ये फादर ऑफ क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, पापा हैं ये व्हाइट रेवोल्यूशन के। ऑपरेशन फ्लड जैसे इन्होंने चीज चलाई थी। अमूल जो आज बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, मिल्क में, तो अमूल मूवमेंट इन्होंने ही चलाया था, मतलब एसोसिएट करते थे उनसे, ये उस चीज से एसोसिएटेड थे। तो वर्गीस कुरियन किससे रिलेटेड है, व्हाइट रेवोल्यूशन से। MS स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन से इंडिया में, और नॉर्मन बोरलॉग ग्रीन रेवोल्यूशन से वर्ल्ड में। अब ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के तोड़ दो, देखो इस वर्ड को तोड़ दो पूरे को, जीरो बजट, जहाँ खर्चा भैया बिल्कुल जीरो आए, कॉस्ट बिल्कुल जीरो है आपकी, नेचुरल फार्मिंग, केमिकल्स वगैरह आप यूज ना करो, तो उसी को बोलते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जब आप केमिकल नहीं खरीदोगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है खर्चा कम होगा आपका। जो नेचुरल चीजों से उगाओगे उनको तो फिर कहाँ खर्चा होगा, तो उसी को बोलते हैं केमिकल इनपुट यूज नहीं कर रहे हो, नेचुरल इनपुट्स वगैरह, खाद वगैरह जो नेचुरली वो होता है अवेलेबल, उनको आप यूज करते हो। तो इससे आपको क्या होता है, जो आपकी कल्टीवेशन कॉस्ट होती है बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसमें और भी बहुत ज्यादा डीप में चीजें हैं, पर वो जानने की जरूरत नहीं है बिल्कुल ये। अब देखो सवाल दूसरा क्या पूछा था कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम को वो कौन सी स्टेट लेवल की सरकार थी जिसने चलाया था, इंप्लीमेंट किया था, ठीक है, तो वो आंध्र प्रदेश थी। सबसे पहली आंध्र प्रदेश थी जिसने बहुत ही लार्ज स्केल पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को इंप्लीमेंट किया था। सीधा सीधा सवाल पूछ लिया था इन्होंने, ठीक है। अब मैंने पिछली वीडियो में देखो आपको एक्ट से बताया था कि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ एयर एक्ट पे पूछा गया था, वाटर एक्ट पे पूछा गया था, तो मैंने आपको वहाँ पे ये वाली पिछली वीडियो ही है मेरी, उसमें मैंने बताया था कि देखो NGT बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूछ सकते हैं। तो सीधा सीधा पूछ लिया कि कब स्टैब्लिश करी गई थी NGT, वो 2010 में करी गई थी, ठीक है। ये पिछली वाली वीडियो के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो देखो एयर वाला कब आया था, 1981 में आया था। NGT से पूछ लिया, इन सब इनमें से किसी से भी पूछ लेगा भाई, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। ये डाइवर्सिटी वाला एक्ट कब आया था, 2002 में। इसमें NBA, ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, वो सब स्टैब्लिश करी जाती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में अभी पढ़ लिया हमने। पब्लिक लायबिलिटी 3 क्वेश्चन देख चुके हैं इसके ऊपर, 1991 में डीप में जाके पूछा था ये तो। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, और एक कैंपा एक्ट, ठीक है, 2016 में आया था ये। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिछली वीडियो भी देख लेना, ये वीडियो भी पूरा देखो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके यहाँ से ही, ठीक है। ग्रासलैंड्स के ऊपर सवाल पूछे गए थे कि प्रेरीज के ग्रासलैंड्स हैं,
ठीक है, वो कौन से कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कहाँ पर, तो कहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, यूएस में, पता ही है आपको। पंपाज है, ठीक है, टेम्परेट समशीतोष्ण घास, हिंदी में भी बोल दिया, कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। मैप पे दिखा देता हूँ, देखो ये हम यहाँ से बीच में से निकल के जाता है हमारा इक्वेटर, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये वाले एरियाज जो होते हैं इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन, सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, ट्रॉपिकल रीजन। और ये ऊपर वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं टेम्परेट रीजन, समशीतोष्ण, ठीक है। ये शीतोष्ण होते हैं बीच वाले, और ये तो समशीतोष्ण। तब प्रेरीज कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है ना, तो नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। पंपास पूछा है कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर टेम्परेट रीजन में, अर्जेंटीना में है। साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, ये नॉर्थ अमेरिका है। पिछली बार कॉन्टिनेंट वाइज पूछा था, अब क्या पता कंट्री वाइज पूछ ले तो पता हो, पंपास हमारा अर्जेंटीना में है, ठीक है। टेम्परेट में और देखो पुस्ताज है, यहाँ पे हंगरी है छोटा सा, ठीक है, वहां पे पुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है, पुस्ताज। रशिया में कौन से हैं, स्टेपीज, उनको स्टेपीज बोलते हैं। अफ्रीका में अफ्रीका सवाना होते हैं। साउथ अफ्रीका में जाओगे उनको वेल्ड बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सवाना बोल दिया, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में और कौन से होते हैं, डाउन्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं डाउन्स, जिनको बोलते हैं हम। तो सारे देख लिए। अब तो मंचूरिया मंचूरिया बोल दिया, इसका तो क्या याद रखोगे। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, सारे पता हो कौन से ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं। पूछोगे इस बार कोई पूछेगा आई हो तो तुम आंसर कर जाओगे फटाक से। करंट अफेयर से सवाल था, 2021 में था ये, ठीक है। तो यूएनईपी ने रिपोर्ट पब्लिश करी थी अपनी, ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट, कौन सी ईयर में करी थी, 2021 में। तभी पेपर हुआ था, तभी पूछ लिया उन्होंने। कार्डेमम हिल से पूछ लिया कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है, विंध्यास में थोड़ी है, वेस्टर्न घाट्स में है, पश्चिमी घाट। अब ये स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है, जो मेरी घटना चक्र की सीरीज चल रही है ज्योग्राफी वाली, उसमें मैंने सारी हिल्स आपको कवर कराई है, थोड़ा डीप में जाकर। यूपी पीसेस वगैरह वहाँ पे पूछते रहते हैं, लेकिन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है वो, यूपीएसआई वालों के लिए। तो यार देखो कार्डेमम हिल्स कहाँ पर है, ये है ना वेस्टर्न घाट्स पूरे, ये ईस्टर्न घाट्स हैं, विंध्यान तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर है कार्डेमम हिल्स। बाकी इसका भी स्क्रीनशॉट लेना ले लो, कौन सी हिल कहाँ पर है, डीप में पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। देखो ये सिंपल सा सवाल था, मतलब सिंपल क्या, डायरेक्ट सवाल था। ओपेक, ठीक है, कहाँ पे क्रिएट हुआ था, बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी तुम्हारी, वहां पे बगदाद सम्मेलन में इसका संगठन हुआ था, राइट। लैंग्वेज के ऊपर सवाल पूछ लिया था थोड़ा डीप जाके, कि जो मोन खमेर भाषा है वो किस समूह से संबंधित है, तो ऑस्ट्रो एशियाई से है। अब ये जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली है ना, इसकी दो ब्रांचेज है, एक तो मुंडा ब्रांच है और एक मोन खमेर ब्रांच है। ये नॉर्थ ईस्ट के रीजन में ज़्यादा बोली जाती है, जैसे गारो खासी वाले रीजन जो है जहाँ पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे खासी लैंग्वेज हो गई, ठीक है। मुंडा तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वहाँ पे बोली जाती है, संथाली वगैरह। और लैंग्वेज देख लो, जो द्रविडियन है वो साउथ इंडिया में बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, राइट। इंडो आर्यन तो हमारे नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, हिंदी, बंगाली। और सीनो तिब्बतन जो है ये भी हमारे नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। वाटरवे से सवाल पूछ लिया, जो नेशनल वाटरवेज हमारे, पूछ लिया था कि सदिया से दुबरी, इनडायरेक्टली पूछा, ये नहीं पूछा कि नेशनल वाटरवे 2 कौन सा है, उन्होंने पूछ लिया कि सदिया से दुबरी, ठीक है, जो वाटरवे है वो कौन से रिवर पर सिचुएटेड है, तो वह ब्रह्मपुत्र। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाटरवे से सवाल है, ये रहा सदिया, ये रहा दुबरी, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, ठीक है। तो ये पूछ ले इन्होंने, पिछली बार यहाँ से पूछा, क्या पता अब यहाँ से पूछ ले। तो देखो जो इलाहाबाद से वहां जाती है हल्दिया, वो कौन सी रिवर है, वो है तुम्हारी गंगा। और ये नेशनल वाटरवे 1 भी है, ठीक है, नेशनल वाटरवे 1 भी है। 2 ये है, 3 हमारा ये रहा नीचे, हाँ, कोल्लम से कोट्टापुरम, ये जो जाती है हमारी, तो वह नेशनल वाटरवे 3। 4 कौन सा है हमारा, ककीनाडा से पुदुचेरी, या पुदुचेरी से ककीनाडा, पूछ लिया अगर, तो कौन सा वाटरवे है, वो हमारा 4 है। कृष्णा गोदावरी वाली मिल जाएंगी आपको देखने को यहाँ पर, ठीक है। 5th हमारा ये रहा तालचेर वाला, ये रहा, यहाँ से लेके गोवा खली से लेके तालचेर में, तो ये हमारा 5th वाटरवे है। तो सारे के सारे इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रट लेना, एज इट इज रट लेना, उनको याद कर लेना, क्योंकि यही कीवर्ड्स पूछेंगे तुमसे, घुमा फिरा के कैसे भी पूछेंगे, एक बार देख लोगे तो याद रहेगा आपको। बाकी बहुत सिंपल सा सवाल था कि पीडोलॉजिस्ट क्या होते हैं, पीडो मृदा, सॉइल साइंटिस्ट होता है पीडोलॉजिस्ट, ठीक है, इसमें तो समझने की बात नहीं है। जो 2020 में बहुत सारे फार्म लॉज आए थे, ठीक है, जिनकी वजह से बहुत प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिला था, उसके ऊपर सवाल पूछ लिया था, अब रेलिवेंट नहीं है ये। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर सवाल पूछा था कि इंडिया के पास कौन कौन सी रिवर्स हैं, तो मैं दिखा देता हूँ सर आपको, ये रही रवि, ये रही ब्यास, ये रही सतलज, ये हमारे इंडिया के पार्ट है, ठीक है, इंडिया के पास है ये हमारा जितना भी पार्ट है ये। बाकी इंडस, झेलम, चेनाब किसके पास है, ये पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान, ठीक है। मात्र 20% एरिया ही हमारे पास है, ठीक है, बाकी 80% हमने इनको दे रखा चलगोजों को। तो इसके ऊपर सीधा सीधा सवाल आ गया था, राइट। तो देखो इस वीडियो में तो इतना ही है, अब नेक्स्ट में हम दूसरी शिफ्ट के पेपर्स उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये सीरीज को जरूर फॉलो कर लो।
हमारे मोहित यादव सर हैं ये, ठीक है, मूल विधि और हिंदी कवर करा रहे हैं। संसार गौतम सर हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, इन्होंने पीसीएस भी निकाल रखा है मोहित सर ने। संसार सर ने यूजीसी नेट निकाल रखा है, हिस्ट्री में हिस्ट्री के सवालों को उठाएंगे। प्राची मैम है, एमबीबीएस है, आपकी पूरी साइंस कवर करा देंगे जितने पीवाईक्यू हैं। मोहित सिंह सर हमारे एसएससी सीपीओ क्वालिफाइड हैं, ये जितने भी पॉलिटी वाला पूरा मैटर है, जितने भी सवाल है वो सारे कवर करा देंगे। हमारे अक्षित यादव सर हैं, ये यूपीजी के, इनसे बेहतरीन कोई नहीं पढ़ा सकता, बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ आपको सब याद करा देंगे, जितने पीवाईक्यूज हैं सबके सब। खुद की सीरीज भी इनकी चल रही है, तो इस सीरीज को भैया मस्ट है, पूरा पूरा देख लो। जितने भी सवाल हैं आपके, जितने भी मन में डाउट हैं, सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। और पढ़ाई शाला चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। आई एम मोहक सिंह साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।